DEFG का डिस्कशन भी करना है बच्चों। एक्सरसाइज 3 के भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो हम सेक्शन EFG डिस्कस कर लें क्या पहले? ठीक है बच्चों, सेक्शन E निकालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शीट का सेक्शन E। पार्ट 1 का सेक्शन E में से कोई डाउट है किसी को? E एक बच्चे को E3 डाउट है। एट इक्वल पॉइंट चार्जेस जो हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, क्यूबॉइड की वर्टाइसेस पर रखे। पहला पार्ट क्या है? फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो बेटे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे बेटे, एक की निकाल करके उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आपको पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कितनी टर्म्स आएंगी। तो 8C2 टर्म्स आएंगी, 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी 28 टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। अब वो 28 कौन कौन सी होंगी, उसमें ए डिस्टेंस वाले कितनी टर्म आएंगी पहले ये देख लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टर्म्स तो ए डिस्टेंस वाली आई।
तो 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए, टोटल 28 टर्म्स लिखती थी, उसमें से 12 टर्म्स तो लिख दी हम। उसके बाद रूट टू ए डिस्टेंस वाली कितनी टर्म्स आएंगी, तो आपको नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स काउंट करनी, हर एक फेस की 2 डायगोनल होगी। और कितने फेस हैं टोटल? 6 फेस है ना, 4 तो 4 साइड वाले और एक ऊपर का एक नीचे वाला, 6 फेस है, हर फेस की 2 डायगोनल। तो 12 टर्म ये आ गई, 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए। और फिर उसके बाद बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल 4 बॉडी डायगोनल होंगी, जैसे ये और ये वाले, है ना, एक ये, एक एक बॉडी डायगोनल। फिर और कौन सी बॉडी डायगोनल? एक ये वाली, एक, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली, एक, और एक आखिरी बॉडी डायगोनल कौन सी बेटा? एक आखिरी बॉडी डायगोनल इस चार्ज को, ठीक है। तो कितनी बॉडी डायगोनल हो गई टोटल? 4 बॉडी डायगोनल हो गई। तो 4 टर्म बॉडी डायगोनल वाली आ जाएंगी, 4, और बॉडी डायगोनल की लेंथ रूट 3 होती है। तो 4 के 12 और 12 24 और 4 28 टर्म्स आ गए। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ट्वेल्व साइड्स, 12 फेस डायगोनल्स एंड 4 बॉडी डायगोनल्स। ये ए डिस्टेंस वाली, ये रूट टू ए डिस्टेंस वाली, और ये root 3। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहे हैं इसमें? Find out work done by external agent against electrostatic force and by electrostatic force to increase all sides of tube from A to 2A। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इसका उल्टा आ जाएगा, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। तो ए से 2A करना है, तो ये वाली जो टर्म है इसमें ए को 2A से रिप्लेस कर दो बस आप, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटे, मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो मैं कॉमन ले लूंगा। सर 4 को भी ले सकते हैं ना? हाँ 4 को भी ले लूं, तो इधर बच जाएगा 3/2 प्लस 3/2√2 प्लस 1/2√3 माइनस 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/, तो ये आ जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। 3/2 माइनस 3 तो माइनस 3/2, 3/√2√2 माइनस 3/√2 तो माइनस 3/2√2, और 1/2√3 माइनस 1/√3 तो माइनस 1/2। यस सर। और बोलो, इलेक्ट्रिक का इसका नेगेटिव आ जाएगा ना। अब इसका बाकी पार्ट क्या है? सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव आ गया क्या?
हाँ, नेगेटिव ही आएगा ना बेटे, क्योंकि देखो ये सारे चार्जेस एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल तो कर ही रहे हैं ये, है ना। अब एक्सटर्नल एजेंट को मूव करवाना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्लोली मूव करवाना है। तो स्लोली मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट इनको लगातार अंदर की तरफ पुश करता रहेगा, ताकि ये धीरे धीरे बाहर जाए। तो ये जा रहे हैं बाहर, और एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, तो एक्सटर्नल का वर्क नेगेटिव ही आना चाहिए। यस सर। बाकी पार्ट कर लोगे तुम खुद इसके बेटे। ओके। सर हाँ इसका फिफ्थ वाला बता सकते हैं क्या, बाकी हाँ, दो करने फिफ्थ, हाँ बताएंगे। If all charges are released simultaneously from rest, then find out their speed when they are at a very large distance from each other. अरे बेटे देखो, ये तो बड़ा बाकियों से आसान है ये। सबको छोड़ दिया तो फाइनली सारे के सारे इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो आपने इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, ये बाद में जाकर के पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको आप किसके बराबर लिख लो, 8 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर दो आप उसको। फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की, उसको 8 काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड कर दो, 8 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हर एक की स्पीड आ जाएगी आपके पास। समझ में आई बात बेटा? यस सर। और बोलो। ये हो गया सेक्शन ई। सेक्शन एफ में से क्या डाउट है? F1 F4। F1 क्या बोल रहे हैं हमको, two concentric spherical shells of radius r1 and r2 greater than r1 are having uniformly distributed charges q1 and q2 respectively. Find out total energy of the system. तो बेटे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखेंगे, पहले वाले की सेल्फ एनर्जी प्लस दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी प्लस इन दोनों के आपस की इंटरैक्शन की एनर्जी। अब सेल्फ एनर्जी के q1 स्क्वायर बाई 2r1, दूसरे की सेल्फ एनर्जी के q2 स्क्वायर बाई 2r2। और इंटरैक्शन की एनर्जी कैसे लिखें, मान लो बाहर वाले का चार्ज लिख दो और अंदर वाले की वजह से बाहर वाले का पोटेंशियल लिख दो, तो वो के क्यू वन बाई आर टू आ जाए। तो ये आ जाएगा के क्यू वन स्क्वायर बाई 2r1 प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाई 2r2 प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई r2। ये ऐसा। फिर उसके बाद F3 में डाउट है, कौन सा, F2 में भी डाउट। F2 क्या है बेटे, spherical shell of radius capital R with uniform charge Q has point charge Q naught at its center. Find out work performed by electric forces during shell expansion slowly from R2 to R. Also find work done by external agent against electric forces. देखो
जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस का जो वर्क होगा, वो तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं उसको। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, नेगेटिव ऑफ चेंज हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो क्या सिचुएशन डिस्क्राइब कर रखी है? यूनिफॉर्म शेल ऑफ रेडियस आर है और सेंटर पे भी उसके कुछ चार्ज रखा हुआ है, चार्ज क्यू नॉट एट इट्स सेंटर, और इनिशियल रेडियस उसकी आर है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख देंगे? वो शेल की सेल्फ एनर्जी और इनके इंटरेक्शन की एनर्जी, तो Q इंटू के क्यू नॉट बाई कैपिटल आर, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ए क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 2r प्लस Q इंटू के क्यू नॉट बाई, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r। फिर के क्यू क्यू नॉट बाई आर माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई 2r, तो वो हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई 2r। ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस का इतना वर्क हो जाएगा। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है? F4। F4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटे? In a solid uniformly charged sphere of total charge quantities are, if energy stored outside the sphere is U naught, then find out energy of sphere in terms of U naught। तो देखो बेटे, सॉलिड स्फेयर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसकी टोटल सेल्फ एनर्जी क्या होती है। इसकी टोटल सर एनर्जी होती, हाँ F2 में एक में पोटेंशियल एनर्जी और एक में इंटरेक्शन एनर्जी है ना, दोनों का मतलब जो एक टर्म है वो। हाँ, मतलब सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन की एनर्जी। हाँ बट ओके हाँ, सर, समझ। ये वाली तो सेल्फ एनर्जी हो गई और ये इंटरेक्शन वाली एनर्जी हो गई, और ये बाद की सेल्फ एनर्जी, ये बाद की इंटरेक्शन की। अच्छा देखो, इसकी सेल्फ एनर्जी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर होती है। इसको 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर लिखते हैं ना। अब देखो, पिछली क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन में हमने पता लगाया था कि अगर बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को इंटीग्रेट करोगे आप इन्फिनिटी तक, तो इसकी एनर्जी आ जाती है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। और अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो एनर्जी आती है 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और ऐड होकर के आ जाती है 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर, राइट। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि बाहर एनर्जी यू नॉट है, मतलब 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर की वैल्यू यू नॉट दी हुई है। तो इसका मतलब के क्यू स्क्वायर बाई आर कितना आ गया? यू नॉट डिवाइडेड बाई 0.5, मतलब 2 यू नॉट आ गया। के क्यू स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आ गई 2 यू नॉट। तो जो इसकी टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर को 2 यू नॉट लिखते हैं, तो 0.6 इंटू 2 यू नॉट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 यू नॉट, है ना। ये बात समझ में आई भाई बच्चों?
यस सर। उसके बाद सेक्शन एफ हो गया, सेक्शन जी पे आ जाएं आप। सेक्शन जी से क्या डाउट है बच्चों? पार्ट 1 का G3। देखो G3 में बोल रहे हैं V2R² है, देखो हमने कहा था जब रेडियल फॉर्म में पोटेंशियल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो -dV/dr ऑफ आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। आर कैप नहीं भी लगाओ तो इसका मतलब वही है कि रेडियल डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dr हो जाएगा 4r आर कैप, या सिंपली आप इसको -4r वेक्टर लिख सकते हैं। r इंटू आर कैप क्या हो जाएगा? r वेक्टर, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस पॉइंट पे पता करना है बेटे? 1 0 -2 पे पता करना है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -4 इंटू आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के। तो ये हो जाएगा कितना? -4 आई कैप प्लस 8। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कहाँ पे? r इक्वल टू 2 पे पता करना। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें r को 2 रख दो, आप r को 2 रख दो तो E वेक्टर आ जाएगा -8 r कैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 वाले तो कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना जिनका डिस्टेंस 2 हो, तो सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 8 रहेगा और डायरेक्शन इनवर्ड्स रहेगी। ये -8 r कैप है ये, ठीक है। तो ये G3 हो गया। फिर G2 G5 G7। तो G2 क्या है बेटे? G2 में हमको बोल रहे हैं B इज x² y प्लस y² z। B इज x² y प्लस y² z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो जाएगा -del V/del x, राइट। तो इसको पार्शियली x के रेस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएट करो तो y तो एज इट इज आ जाएगा बाहर, x² का x के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा और इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट लिखना है तो -del V/del y, पूरे को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x² पहली टर्म का, और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, तो -(x² प्लस 2yz। और z कंपोनेंट करना है तो -del V/del z करना होगा, तो माइनस साइन को बाहर लिख लें। पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, y² z का डिफरेंशिएशन, y² को तो एज इट इज रखना है, z का 1 हो जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तैयार होगा -2xy आई कैप -(x² प्लस 2yz j कैप और -(y² k कैप। ये ऐसा है। G5 की अगर बात करें तो G5 कैसा होगा बेटे? An electric field vector Bx I cap exists in a space where B is 20 volt per meter square. Taking potential at 2, 4 put to be 0. Find out potential at the origin. Origin, है ना? तो बेसिकली E वेक्टर को हम क्या लिखें? 20x I cap ऐसा लिखते हैं, 20x I cap लिखते हैं, और पोटेंशियल एट 2, 4 टू बी 0। पोटेंशियल एट 2, 4 को 0 मान लेना है,
तो पोटेंशियल एट 0,0 क्या होगा? देखो V फाइनल माइनस V इनिशियल को हम लिखते हैं माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम R initial vector to R final. Now what is V final? मान लो फाइनली पॉइंट 0,0 और इनिशियल पॉइंट 2,4, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे 2,4 से 0,0 तक 20x डॉट डी आर। तो डी आर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखो। तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, बाकी सबके साथ 0, तो माइनस 20x डी एक्स आ जाएगा ये सब। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 20x डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस y वाले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो v 0,0 और 2,4 का पोटेंशियल तो 0 है, तो पोटेंशियल एट 0,0 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? -10 इंटू -4 यानी 40 वोल्ट है। फिर उसके बाद था तुम्हारा डाउट कौन सा था बेटे? G2, G5, सर G7। हाँ बेटे। सर वो डिफरेंशिएशन कैसे क्या बता सकते हो? इंटीग्रेशन सॉरी। डिफ कौन सा वाला? ये वाला इंटीग्रेशन हाँ हाँ कैसे किया? मतलब भाई देखो, ये 20 तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन x dx का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स सर, वो नहीं, स्क्वायर बाई 2। आपने जो मल्टीप्लाई किया वो सर। कौन सा मल्टीप्लाई? ये? हाँ सर, आपने बोला ना, और आई कैप इंटू आई कैप और बाकी अच्छा सब अच्छा, जीरो। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा देखो, इधर देखो, टी आर वेक्टर को मैंने क्या लिख लिया? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा। ठीक है। और ई वेक्टर अपना क्या दिया हुआ था? 20x आई कैप। तो अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाता है, लेकिन आई कैप का जे कैप के साथ और आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो जे कैप के कैप वाली टर्म तो 0 हो जाएंगी, और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा 20x dx। समझ में आती है? ओके। अब G7 की बात करते हैं। देखो भाई, G7 में क्या है? E दिया हुआ है 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप। E वेक्टर दिया हुआ है 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 3y स्क्वायर, ऐसा ही दिया हुआ है। इस तरह का फाइंड v एट x, y, z। तो देखो हम क्या लिखेंगे? देखो आप ऑब्वियसली यहाँ पर आप इंफिनिटी को पोटेंशियल रेफरेंस नहीं मान सकते, तो आप ऐसे लिखोगे पोटेंशियल एट x, y, z माइनस पोटेंशियल एट सम रेफरेंस पोजीशन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू x, y, z। या रेफरेंस की जगह आप यहाँ पर ओरिजिन ले लो, क्योंकि कुछ नहीं दिया गया है, तो ओरिजिन ले लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल एट ओरिजिन।
तो पोटेंशियल एट x कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस पोटेंशियल एट ओरिजिन, ये बराबर आ जाएगा अब फिर से वही 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 3y स्क्वायर जे कैप, और dr वेक्टर को लिखेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर dy, और इसको 0 से x तक इंटीग्रेट करो, इसको 0 से y तक इंटीग्रेट, तो माइनस 2x क्यूब बाई 3 माइनस 3y क्यूब बाई, तो पोटेंशियल एट x वाई जेड क्या आ जाएगा बेटे, माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब प्लस पोटेंशियल एट 0,0,0। अब ये पोटेंशियल एट 0,0,0 की जरूरत लगेगी मेरे को, तब जाकर मैं पोटेंशियल x वाई जेड को पूरी तरीके से डिटरमाइन कर पाऊंगा, वरना सिर्फ ऐसा ही आंसर निकाल के मेरे को छोड़ना पड़ेगा। पीछे भी आंसर शायद इसी तरीके से दिया होगा, है ना। देखो इस केस में क्या है, अगर हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लेंगे ना, तो अगेन हम पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन्फिनिटी को मान के काम नहीं चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब पार्ट 2 पे आ जाएं क्या। नहीं, स्पेसिफाई करना जरूरी है ना, लेकिन अब किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया है एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि यू कैन नॉट टेक इंफिनिटी एज रेफरेंस, तो फिर हम क्या करें, ऐसे ही आंसर निकालना पड़ेगा, फिर हमें खुद से अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। देखो जैसे तुम क्वेश्चन नंबर G5 को देखो, G5 में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा गया है कि 2,4 के पोटेंशियल को आप 0 मान लो, है ना। G4 में पढ़ो, उसमें दिया हुआ है ओरिजिन पर 0 मान लो, है ना। तो स्पेसिफाई करना जरूरी है, अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो हमारा पहला अजम्पशन ये होता है कि शायद इन्फिनिटी पे 0 लेना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी पर 0 लेकर के भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर पोटेंशियल इनफाइनाइट को एंड करेगा, तो इसलिए फिर हमने ये वाला रास्ता चुना। पार्ट 2 पे आ जाएं भाई। ओके, बोलो भाई, पार्ट 2 में क्या डाउट्स हैं। G5 सीधा जी, EF सेक्शन से कोई डाउट नहीं है क्या। E1 में डाउट, पार्ट 2 का E1 में डाउट। देखो E1 में क्या दिया हुआ है, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, ऐसे चार्जेस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में ऑल टर्म्स आएंगे ना, देखना पड़ेगा। देखो
ये इस तरह से 6 चार्जेस हमें दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो देखो फिर से 6C2 के हिसाब से 6 × 5/2 मतलब कि 15 टर्म्स आनी चाहिए यहाँ पे। तो 15 में से 6 टर्म्स तो वो होंगी जिसमें ए डिस्टेंस है। तो 6 × KQ - Q / A। लेकिन ए वाला जितना भी पेयर है ना बेटे, उनमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद 6 टर्म्स वो होंगी जो कि इस तरह की होंगी। ये वाली डिस्टेंस आप निकालोगे तो ये डिस्टेंस √3a आ जाती, और ऐसे भी 6 पेयर्स बनेंगे, 3 Q वाले और 3 -Q वाले। तो आ जाएगा 6KQ² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस √3। और फिर इसके अलावा आपके पास 2a डिस्टेंस वाले बनेंगे। तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, और एक ऐसा। 3 पेयर 2a डिस्टेंस वाले बनेंगे। तो 3 × KQ² बाई, तो 6KQ² बाई √3a, और KQ² बाई a यहाँ से कॉमन आकर के 3/2 -6 कर दें अपन, तो आ जाएगा 6KQ² बाई √3a माइनस 9KQ² बाई 2a। 6 को 3 × 2 लिख दो तो 2√3 KQ² बाई a माइनस 9K। ये ऐसा आ जाएगा बेटा। हाँ, क्लास में कराया है। और बोलो बेटे, क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ो बच्चों। एग्जाम्पल वगैरह जो है वो जो क्लास में लिए हैं उनको करना। E2 हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात सर ने उधर लेकिन बस। एप्सिलॉन नॉट में गिवन था ना, इसके लिए। हाँ बेटे। ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट में गिवन था, इसके लिए सर पूछा अच्छा जा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बट कीप दिस इन माइंड कि क्या है, अल्टीमेटली हमें एग्जाम देने तक नोट्स जो है वो 3-4 बार रिवाइज करने हैं। जब भी समय मिले वी मस्ट रिवाइज एग्जाम्पल्स जो कि नोट्स में लिए हुए। अच्छा, और बोलो बेटे, उसके बाद क्या डाउट है? G5। अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत, हाँ, है तो सही। और शॉर्ट नोट्स कितने शॉर्ट होनी चाहिए? दे हैव टू बी रियली शॉर्ट। रियली शॉर्ट मतलब एक शीट ऑफ पेपर पे आगे पीछे में आ जाना चाहिए पूरा समरी, मतलब इतने शॉर्ट होने चाहिए। अब G5 की बात करें तो G5 में क्या है,
लेट सर ई दी पूरा बुक 2 पेजेस में कैसे आएगा? मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बना के भेजता हूँ तुमको, है ना? ओके सर, बस ठीक हाँ है। ठीक है, सर। मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तुमको एक पेज में बना के भेजूंगा, फिर उससे तुमको, हाँ मतलब एक खाली फॉर्मूले टाइप का, जिससे कि क्या है, वो देख के अपने को पूरा चैप्टर का जो मेन पॉइंट है ना, देखो मेनली एक चैप्टर में अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे ये भले ही इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में अपने जे सेक्शन तक है ना, जे सेक्शन तक है इसमें, तो लेकिन अल्टीमेटली हमने पढ़ा क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, डाइपोल और कंडक्टर, मेनली और गॉस लॉ, मैंने 6-7 चीजें इसमें पढ़ोगे आप, है ना? वो तो उसमें आपको क्या है, वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो देख के समझ में आ जाए कि हाँ यार ये बेसिकली इस चैप्टर में इतना पढ़ा था, ठीक है? भाई तुम ऐसे सोचो ना कि अगर मान लो इसी चीज को तुम रिवाइज करते हो, तो वापस से तुम्हें थोड़ी ना, मान लो टोटल अपन ने 20 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाएंगे, तो तुमको फिर 20 लेक्चर की थोड़ी जरूरत पड़ेगी रिवाइज करते समय। है, मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बना के भेजूंगा, है ना? एक पेज में बना के भेजता हूँ, अभी 1-2 दिन में ही भेजूंगा, तो तुमको थोड़ा आइडिया भी लगेगा। अच्छा, अब ये G5 क्वेश्चन की बात अगर अपन करें, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। वहां पे पूछ रहे हैं कि भाई ई और वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या ई नॉन जीरो हो और वी कैन नॉट, इफ ई नॉन जीरो हो तो वी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन का एक तो तरीका होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल ढूंढ लो आप। जैसे ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ई नॉन जीरो है, तो वी कैन नॉट बी जीरो, तो नहीं, ये तो गलत है। जैसे Q और -Q चार्ज हैं, और इनके मिड पॉइंट पर अगर हम देखें, दोनों से a डिस्टेंस पर, तो क्या होगा? यहाँ पर E नॉन जीरो होगा, क्योंकि दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाए। लेकिन इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल लिखोगे तो जीरो आ जाए, तो E नॉन जीरो होने के बाद भी V जीरो तो आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? इफ E जीरो V मस्ट बी जीरो, इफ E इज जीरो V मस्ट बी जीरो। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल ढूंढना है तो बराबर बराबर चार्ज ले लो और इनके मिड पॉइंट पर देख लो क्या होगा। ई जीरो है, क्या वी भी जीरो है? वी जीरो नहीं है, के क्यू बाई ए प्लस के क्यू आई बाई, तो ये हो जाएगा 2 k क्यू बाई। फिर सी ऑप्शन की बात करें, तो v इक्वल टू जीरो है, तो ई जीरो होना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल आपको ये वाला मिल जाए। और डी क्या है? नन ऑफ दीज, तो हाँ नन ऑफ दीज सही आंसर है। सी ऑप्शन में क्या डाउट है? अच्छा देखो, जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाओगे उसका यूज कब आएगा? उसका यूज आएगा तब जबकि मान लो एग्जाम अपने को देना ही है ना? बिल्कुल 5 दिन बचे हैं एग्जाम देने में, जेई मेंस आ गया, जेई एडवांस आ गया, तो फिर क्या है, अब 5 दिन में आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे रिवाइज करोगे? तो उस दिन आपके काम शॉर्ट नोट्स आएंगे, है ना? देखो अभी जैसे क्या होगा ना,
अपना जो प्लानिंग होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अभी अभी जब भी तुम रिवाइज करो तो अभी तो तुम पूरा चैप्टर ही तुमको रिवाइज करना चाहिए। देखो रिवीजन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। एक्चुअल में रिवीजन इन्वॉल्व्स, फुल रिवीजन क्या होता है, नोट्स, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ शीट, ये कर लो तो मतलब आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया। ठीक है, लिमिटेड टाइम, तो उसमें सिर्फ नोट्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ शीट, एग्जाम्पल्स ऑफ नोट्स, है ना। और अगर वेरी लिमिटेड टाइम, तो फिर क्या है, ओनली नोट्स, या नोट्स से मतलब क्या है, शॉर्ट। मैंने प्रिपरेशन, तो मैंने देखो बंसल क्लासेस, लेकिन ठीक है, अब तो खैर वो ऑलमोस्ट इट इज ओवर। मैंने आज 2 घंटा वेस्ट किया जो ऑटोक्लॉक्टिक्स का नोट्स बनाने में। अरे वेस्ट नहीं हुआ भाई, वेस्ट नहीं हुआ, दैट इज अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज। इस तरह की कोई भी एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाता। तुमने, एक तो सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे तुम्हारे। देखो अगर कोई और आदमी तुमको, अगर आज तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे ना बेटे, तो एक से बढ़कर एक नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन वो नोट्स उतने काम के नहीं होंगे। वो नोट्स उतने काम के नहीं होंगे तुम्हारे, क्योंकि जब तक मैं जो नोट्स तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर के ही नोट्स बना के दे दूं मैं तुमको, है ना। देने में दे सकते हैं, लेकिन क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसे देखा जाए तो ऑलरेडी नोट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट फॉर फ्री ऑफ मेनी चैप्टर, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे तुमको। लेकिन जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, उसी से अपन अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। टेस्ट, नहीं नहीं, देखो ऐसा, ऐसी बात नहीं है बेटा। क्या है, मैंने मतलब कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके शुरू में, तो शुरू में अभी तो बहुत हेक्टिक टाइम चल रहा होता है ना, स्पेशली फॉर समवन जो कि अभी जिसको बोर्ड्स स्कूल भी जाना है और कोचिंग की भी पढ़ाई करनी है, जेई की भी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए क्या है, ये बड़ा हेक्टिक टाइम चल रहा होता है। तो ऐसे बच्चों की शुरू में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। शुरू में परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कमजोर रहती है, क्योंकि टेस्ट में पिछले चैप्टर्स भी आते हैं, करंट चल रहा है वो भी आता है, स्कूल का भी टेंशन होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें मतलब थोड़ा थोड़ा आगे अमिस्ट ऑल द बिजी शेड्यूल दैट वी हैव, हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। रुक नहीं जाना मतलब एक जगह पर, ये सोच के कि अरे यार अब कुछ नहीं हो सकता, नाउ फुल स्टॉप, अब तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि हम थोड़ा सा ही भी आगे बढ़े तो आगे बढ़ते जाना है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मतलब अगर तुम बस इतना कर लो, एक चीज मेरे साथ करते रहो, या जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करते रहो, कि टिल नवंबर, है ना, टिल नवंबर एंड तुम क्या कर लो, तुम जो तुम्हारे करंट चैप्टर्स चल रहे हैं ना, करंट चैप्टर्स जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, उनका तुम नोट्स प्लस शीट का
मतलब एक्सरसाइज 1, 3 ये सॉल्व करते चलो, बस इतना तुम करते चलो। मैं इस बात की डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ कि इतना अगर तुमने नवंबर तक रख लिया ना, तो क्या है उसके बाद तुम्हारे पास इतना समय बचता है कि तुम 11th का पूरा रिवीजन कर सकते हो, 12th को रिवाइज कर सकते हो, और धीरे धीरे करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आजकल तो टाइम आप ऐसे देखो बेटे, इस बार वाला एग्जाम एडवांस का अभी तक हुआ नहीं है, सितंबर में जाकर के एग्जाम होगा। दिस ईयर्स जेई एडवांस विल बी कंडक्टेड इन सितंबर। अभी तक जेई मेंस भी पूरा नहीं हुआ है। तो सोचो मतलब आपका अगर आपने मतलब नवंबर दिसंबर तक ये सब चीजें निभा ली, तो पूरा 3-4 महीना और मिल जाएगा आपको बोर्ड्स खत्म होने के बाद। अ, हम भी एग्जाम में डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो ऑफ कोर्स, अगर तुम बिल्कुल भी डिले नहीं मानो, बिल्कुल भी डिले नहीं मानो, तो नॉर्मली एग्जाम कब होता है एडवांस का, पता है आपको? नॉर्मली एडवांस का एग्जाम होता है में मई एंड में जाता है। तो उस हिसाब से भी क्या होता है बेटे, अप्रैल मई का टाइम तो लोगों को मिलता ही मिलता है, ठीक है, टू कंप्लीटली फोकस ऑन एडवांस। और उसके अलावा आप दिसंबर जनवरी भी पूरी तरह से प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, देखो क्या है, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, तो उसमें अपने को कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है ना। हमें ऐसे थोड़ी कि कल एग्जाम देना है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम और चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे, धीरे धीरे आवर ब्रेन इज स्लोली ग्रास्पिंग थिंग्स एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा और वो क्लास में उतना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, आप घर पे गए, आपने उस पे 2-3 क्वेश्चन किए, तब भी फीलिंग नहीं आई, फिर बाद में उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के दौरान आपका कुछ दिमाग में कुछ चीज बैठी, फिर गए घर गए उसके बारे में वापस सोचा, तो भाई देखो, जिस 11th की जहां तक बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं अभी अभी, और प्लीज और फर्दर क्वेश्चंस मत दो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस पहले से पेंडिंग हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इनका आंसर हो जाए। अभी देखो कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? देखो एज सच कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट टाइप का कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली मेंस में तो क्या होता है, सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। रही बात एडवांस की, तो आप ये मानो कि 55:45 का रेशो होता है। 55% वेटेज होता है 12th के चैप्टर्स का, 45% वेटेज होता है 11th के चैप्टर्स का, है ना। अब 11th में आपने भले ही धीरे धीरे करके चैप्टर्स पढ़े होंगे, क्योंकि शुरू में तो बच्चा 10th से आता है तो उसको पिकअप करने में टाइम लगता ही है। तो क्या होगा, जैसे आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, फिर रिलेटिव मोशन पढ़ा, फिर एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, तो इन सबसे मिलाकर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। कौन कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, है ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर अगर नहीं आएगा तो बताओ कोई आरबीडी समझ सकता है क्या, या सेंटर ऑफ मास समझ सकता है क्या? वो नहीं समझ सकता।
तो ये वाले चैप्टर्स क्या हैं, एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इसलिए क्या है, हाँ, लेकिन वाइल रिवीजन हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एक साथ क्लब करके रिवाइज कर सकते हैं। मतलब डू नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन दीज चैप्टर, इन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अभी के लिए मैं तो कहूंगा, अभी के लिए फॉर नाउ 11th पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अब ये जो चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं 12th में, ये अपने आप में बहुत भारी भरकम चैप्टर्स हैं, ठीक है, भारी भरकम चैप्टर्स हैं। और अभी अगर हम इनकी 11th करने लगेंगे तो ना इनको समझ पाएंगे ना 11th को समझ पाएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अभी हम पूरा का पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा फोकस 12th मजबूत करने पे लगाएं। ये जो अभी अपन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं इनको मजबूत करने पे लगाएं, और ये मजबूत हो जाएंगे तो कम से कम ये पार्ट हो जाए ना कि हाँ भाई, हमारा 50% जो है वो बिल्कुल अच्छा हो चुका है, अब 50% को मजबूत करना, ठीक है। वरना क्या होगा, अभी तुम 11th करने जाओगे और कंफ्यूजन में रहोगे तो क्या है, ना ये अच्छे से हो पाएगा ना ये अच्छे से हो पाएगा। फिर दिसंबर में जाकर के हम कैसी स्थिति में आ पाएंगे, हम सोचेंगे यार अभी 80% सिलेबस मेरे को कवर करना है, बस मेरा तो 20% की तैयारी है। तो ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है टू बी इन। हम किस चीज को एम कर रहे हैं, हम एम कर रहे हैं यार ये अभी जो पढ़ रहे हैं 50% अच्छे से हो जाए हमारा, और फिर उसके बाद जो हमें समय मिलेगा उसमें इस 50% में से भी हम धीरे धीरे अपने उसमें ऐड करते जाएंगे चीजें। देखो, जो रेजोनेंस में नहीं था पहले, उस 11th की शीट्स नहीं हो पाई, तो अभी करने की जरूरत नहीं है हमको। अभी आप क्या है, अभी 12th पे ही फोकस करो आप, ठीक है। अभी अभी बहुत हेक्टिक समय चल रहा है अपना, क्लासेस भी ज्यादा हो, तीनों सब्जेक्ट्स में हो रही हैं, सिलेबस 12th का भी खत्म करना है। तो अभी आप पूरी तरह से 12th पे फोकस करो, अपनी परफॉर्मेंस को 12th के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं टेस्ट पेपर में उसमें से कितने कर पा रहे हैं, उसी बेसिस पे जज करो आप पूरी तरीके से, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक अपन यार ये वाला पार्ट इसको खत्म कर लें क्या? आई थिंक ज्यादातर यस सर। क्वेश्चंस के आंसर हुए हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत लेंदी चैप्टर है, उसके नोट्स नहीं बन पा रहे, तो उसका मैंने तुम्हें बताया है। मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के भेजता हूँ, ठीक है। वो तुम देखना, और फिर आगे के नोट्स भी बनाना तुम लोग उसके बेसिस पे। अभी के लिए अपन इसको खत्म कर लेते हैं, इस वाले डिस्कशन को। G5 क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? G5 में इसको सी ऑप्शन में किसी का कोई डाउट चल रहा था, वो क्या डाउट चल रहा था बेटे? सी ऑप्शन में क्या पूछा था तुमने G5 के सी ऑप्शन में? अच्छा, एक और बच्चे ने पूछा, सर कैन बी डिस्कस डीपीपी ऑन रेगुलर बेसिस? हाँ, कर सकते हैं। अभी हमारा पेंडिंग चल रहा है, अभी उसमें क्या है यार, कुछ ऐसे चैप्टर के भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि फिर तुमने अभी शायद 11th में पढ़े नहीं है, तो इस वजह से फिर वो दिक्कत होगी। हाँ, तो अभी अभी के लिए उसको रुक जाओ, कर लेंगे अपन, ठीक है। सर अगर v 0 है तो dv/dr भी 0 होना चाहिए ना? नहीं, हाँ, शीट ही अच्छे से करो आप, इसको इसी को अच्छे से करो, इस पे अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। देखो क्या है, ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास बहुत सारा टाइम बच रहा है यार, अभी तो अपन मतलब टाइम ही टाइम है ना। तो 50 चीज करेंगे और वो सब बेकार 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 तरीके से करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो सिर्फ एक ही बुक करते हैं, उसी से सिलेक्शन हो जाता है ना। तो क्या है, 10 इधर उधर मत भागो,
कंसेप्ट तो एक ही है ना यार। एक बार जिसको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम खुद सोचो, एक बार तुम्हें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ जाता है तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि नहीं हो जाता है? ऐसा थोड़ी है कि फिर क्वेश्चन कोई अटकते हैं अपन से, ज्यादातर हो ही जाते हैं, है ना। हाँ ये बात है कि अगर मान लो हमें कभी टाइम कम, हमें लग रहा है कि यार टाइम बच रहा है, मेरा तो दिन में 2 घंटे फ्री बैठा रहता हूँ, अगर कोई है जो ऐसा फील करता है तो मुझे वो पर्सनली मैसेज कर सकता है। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है, ढेरों क्वेश्चन रखे हुए हैं हमारे पास। हाँ देखो, एक बच्चे पूछ रहा था उसका क्या डाउट था, ये जो G5 के सी ऑप्शन के रिगार्डिंग है, वो कहता है कि सर अगर इफ V इज जीरो तो dV बाई dr तो जीरो होना ही चाहिए, तो फिर इसका मतलब E मस्ट बी जीरो। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है बेटे। देखो जैसे मैं तुम्हें ग्राफ बना के बताता हूँ, मान लो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया मैंने, तो इस पॉइंट पर अब तुम बताओ, एट दिस पॉइंट क्या V जीरो है? एट दिस पॉइंट V इज जीरो, लेकिन क्या dV बाय dr जीरो है क्या? dV बाय dr इज नॉट जीरो, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। नोट दैट B इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट does not imply that dV by dr is equal to zero at that point. ठीक है। हाँ वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना यार। देखो ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता था, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे dV बाई dr पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर V इज जीरो बट dV बाई dr इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि V जीरो हो तो dV बाई, हाँ अगर V परमानेंटली ही जीरो हो जाए, अगर V वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं मैं और ऐसा ग्राफ आ जाए, कुछ ऐसा ग्राफ ही ऐसा आ जाए, कई सारे पॉइंट्स पर लगातार जीरो 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 चल रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन ये तो एक बहुत ही स्पेशल केस हो गया ना। और बोलो बेटे। अच्छा ये सारे हो गए, अब इसके जी के EF G हो गए। अब एक्सरसाइज 3 वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लें क्या? एक्सरसाइज 3 करके आए हो क्या तुम लोग? सर हाँ बोलो भाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 तुमने लिखा है ये कौन सा है बेटे? पार्ट 1 का, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5। For practical purposes, the Earth is used as a reference at zero potential in electrical circuits. ठीक है। The electric potential of sphere of radius r with charge q uniformly distributed on the surface is given by kq by r. नहीं देखो, स्टेटमेंट 2 अपने आप में करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1, है ना। तो इसका बी ऑप्शन होना चाहिए आंसर। तुम क्या डाउट पूछ रहे हो? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ? करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ भाई, आंसर ये थोड़ी दिया हुआ है इसका।
अरे एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का 5 का आंसर देखो, बी दिया हुआ है ना, बी दिया हुआ है का मतलब क्या है, दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा तुम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हो, कौन सा? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है एक बच्चा। क्या बोल रहे हैं? फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, द नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कनेक्टिंग बिटवीन पी टू क्यू। ये बात बिल्कुल सही है। द नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए क्लोज लूप इज जीरो। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वन इम्प्लाइज द अदर, देखो टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। देखो तुम ऐसे सोचो कि जैसे बोल रहे हैं कि क्लोज पाथ में वर्क जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे पी पॉइंट है क्यू पॉइंट है, ये पाथ 1 हो गया और ये वाला पाथ 2 हो गया। अब यहाँ पे बीच में कुछ पॉइंट ले लेता हूँ ए, ये पॉइंट ले लेता हूँ। अच्छा, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन पी ए क्यू बी पी इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन इन पी ए क्यू प्लस वर्क डन इन क्यू बी पी इज जीरो, और वर्क डन इन बी ए क्यू जो होगा, क्यू बी पी में जो वर्क होगा, क्या इसको नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन पी बी क्यू लिख सकता हूँ? इसका मतलब वर्क डन इन पी ए क्यू किसके बराबर आ गया, वर्क डन इन पी बी क्यू के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो क्लोज्ड पाथ में वर्क अगर जीरो होगा तो वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट भी होगा, वहां से यहां तक आप पहुंच सकते हो। ये दोनों एक ही बात है। बात समझ में आई बेटे? ओके। अच्छा अब ये बच्चा क्या डाउट पूछ रहा है भाई, सर इन अ रिंग चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट ई इज सेम एवरीवेयर, विल पोटेंशियल बी सेम ड्यू टू ऑल द पॉइंट्स? ई इज सेम एवरीवेयर कहाँ होता है, ई सेम रिंग की वजह से? ये क्वेश्चन तुमने पहले भी पूछा था मुझसे शायद। इन अ रिंग चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट ई इज सेम एवरीवेयर, ऐसा कहाँ होता है एवरीवेयर, ई सेम कहाँ होता है रिंग में? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है ये, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड Q माइनस क्यू
is moving around it in an elliptical orbit, find out the correct statement। देखो ये बोल रहे हैं कि Q की वजह से क्या हो रहा है, माइनस Q एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट होंगे? देखो एक तो ये चीज देखो तुम कि माइनस Q पे जो फोर्स लगेगा ना, वो हमेशा कैपिटल Q से पास होगा, ठीक है। तो कैपिटल Q से जब फोर्स पास होगा हमेशा, तो फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क ऑन माइनस Q विल बी जीरो, implies angular momentum of minus Q will remain, will be conserved। एक तो हम ये बोल सकते हैं। ऑल्सो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी विल ऑल्सो रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन तो ऑफ कोर्स गलत है। देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही बदलती जा रही, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो बदलती जा रही है, तो लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है ही नहीं, है ना बेटा। हाँ, एंगुलर मोमेंटम जरूर कांस्टेंट है क्योंकि टॉर्क जीरो है। और फिर उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं आएगी इसमें बेटे, है ना। एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं आएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है v/r। और इसमें क्या होगा, जब पार्टिकल पास में रहेगा ना, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और r कम है तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब दूर रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट होती है, क्या? एंगुलर मोमेंटम ही सिर्फ कांस्टेंट होता है। और बोलो भाई। और क्या डाउट है? 19 में क्या है, two non-conducting solid spheres of radius r and 2r having uniform volume charge density rho and rho 2 touch each other. The net electric field distance from the center of the smaller sphere along the line joining the centers is zero. Then the ratio rho 1 by rho 2 क्या? उसमें आंसर सी डी आ रहा है और मेरा ए भी आ रहा है। किसमें? 19th में। ओके, तो देखो देखते हैं। आर और 2r हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब देखो भाई, ऐसा मान लेते हैं कि एक तो केस होगा कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, है ना। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे? अब क्या बोल रहे हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। यहाँ से 2r, तो देखो इधर तो जीरो हो नहीं सकता, तो 2r डिस्टेंस पे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस 2r, तो ये वाली डिस्टेंस इसका मतलब r हो जाएगी, ठीक है। r वाले का डेंसिटी ρ1 है और 2r वाले का ρ2।
अब इस पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम इक्वेट कर देते हैं। तो रो2 की वजह से क्या हो जाएगा, रो2 के तो पी पॉइंट अंदर लाई करता है, तो रो2r/3 एप्सिलॉन, और रो1 की वजह से क्योंकि बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, Q1 को लिख देंगे रो1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर, तो 4r² आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, रो2r/3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो1r/12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो r से r, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो1/रो2 की वैल्यू 12:3 आ गई, यानी एक तो 4:1 आ रहा है इसका आंसर, है ना। तो एक तो आंसर इसका आ रहा है डी, जब दोनों का चार्ज सेम है। अच्छा, अब अगर मान लो एक का चार्ज पॉजिटिव हुआ और एक का नेगेटिव हुआ, तो उस केस में इधर बाहर वाले पॉइंट पर हो सकता है ऐसा हो जाए। तो मतलब एक ऐसा है, एक और ऐसा है। अब इसमें क्या करते हैं, एक का चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव, एक का और यहाँ से 2r डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा बेटे, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 2r, और ये है r, तो 2r + r 3r और 2r 5r, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ 3π8r³ KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5r का स्क्वायर, तो 25r², और इसकी वजह से हो जाएगी K रो1 4/3πr³ डिवाइडेड बाई 4r², है ना। तो K से K कैंसिल कर दें, 4/3πr³ से 4/3πr³ कैंसिल कर दें, r² से r² कैंसिल कर दें, तो यहाँ से रो1/रो2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 32/25। लेकिन क्योंकि ये -रो2 है एक्चुअल में चार्ज इसका, तो -32/25 ऐसा आंसर है। तो PD आंसर है। और तुम्हारा क्या आ रहा था, PD आएगा, AC कैसे आया, और बोलो भाई। भाई सेम चार्जेस में तो एक ही तरीके से आ सकता है ना। नहीं, इसमें अगर तुम इधर लेफ्ट में निकालने जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी आ पाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ ही नहीं पाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जनरेट करने लगेंगे, मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा लेकिन नेट 0 नहीं हो पाएगा ना। दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो ई हो गया, लेकिन क्या ये दोनों मिलकर 0 हो पाएंगे वेक्टर, इस पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला स्फेयर अपने सेंटर से अवे प्रोड्यूस कर रहा है, छोटा वाला स्फेयर अपने सेंटर से अवे, तो यहाँ पर बराबर मैग्नीट्यूड है और साथ में अपोजिट डायरेक्शन भी है,
इस वजह से 0 हो पा रहा है। तुमने बस मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वेट करने से काम नहीं चलेगा, ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्शन भी अपोजिट है। बिल्कुल। ठीक है बच्चों, फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं अब, है ना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे पढ़ेंगे अगली।